हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था और सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में किस स्पीड से ऑर्बिटिंग करते हैं उसका फार्मूला पढ़ा था और सैटेलाइट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अपने ऑर्बिट में कितना समय लेंगे उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था। वेलोसिटी और टाइम पीरियड दोनों ही अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा है इस पर डिपेंड करेंगे और सैटेलाइट का मास क्या है। तो दो अफेक्टिंग फैक्टर्स हमें मिले थे, एक सैटेलाइट का मास और एक हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये दो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। अब हम डिस्कस करेंगे कोई सैटेलाइट अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एग्जैक्टली उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। तो अगर किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको कितनी एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में वाइंड होता है या एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये सारे जो डाउट हैं वो इस टॉपिक में क्लियर होंगे कि कोई सैटेलाइट अपनी कितनी बाइंडिंग एनर्जी से बाइंड होता है ऑर्बिट में और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए उसे कितनी एनर्जी चाहिए होती है। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर एनर्जी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दो बॉडी हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है और इन दोनों बॉडी को हमने r डिस्टेंस पर सेपरेटेड किया हुआ है, स्मॉल r डिस्टेंस पर, तो इस सिस्टम को असेंबल करने में हमें जो वर्क परफॉर्म करना होता है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अगर हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, स्टैटिक है तो पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस स्थिति में U माइनस जी m1 m2 अपॉन r होती थी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक सैटेलाइट है, ये अर्थ है और इसका मास यहाँ सेंटर्ड है और सैटेलाइट इस वाले पॉइंट पर है, इस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो सैटेलाइट की जो पोजीशन होगी इस ऑर्बिट में मान लेते हैं P पॉइंट पर है, तो हर एक पोजीशन पर उसकी सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगी और ऐसी स्थिति में इस ऑर्बिट में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट। तो ऑर्बिट में सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो ये होगी U इज टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ, सैटेलाइट का मास अपॉन सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस है RE प्लस H। ये तो इसकी हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, मोशन में है, इसकी वेलोसिटी है तो इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की होगी E इज टू हाफ mv0² ऑर्बिटल स्पीड है। v0 की वैल्यू कितनी है हमने निकाली थी, v0 इज टू अंडर रूट कितना जी m ओवर कितना r का मतलब RE प्लस H। ये इसकी जो थी वो क्या थी, ऑर्बिटल स्पीड थी। तो ऐसी स्थिति में इसकी काइनेटिक एनर्जी E इज टू कितनी होगी, ये होगी हाफ m और v0² की वैल्यू आ जाएगी GME अपॉन RE प्लस H। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी होगी E इज टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें जो हमने निकाली है वो -G m/r/h निकाला है, और ये प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारी ½ G m/r/h आ गया। तो यहाँ पर टोटल स्टेप क्या मिलेगा, E मिलेगा हाफ में से 1 कंप्लीट वैल्यू जाएगी तो माइनस की मिलेगी, -1/2 G m कितना Re+H। ये एक सैटेलाइट का बाइंडिंग एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी होगा एक सैटेलाइट का। तो किसी भी सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होगी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो E -½ GMEM/Re+H होता है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि एक सैटेलाइट को अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अब बात करें अगर इसके बाइंडिंग एनर्जी की, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज़ नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। किसी सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है उसका नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है, और इसी एनर्जी से हर एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में बाइंड होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 कितना आ जाएगा GMEM/Re+H। तो ये बात हो गई किसकी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब सीधे से ये हो गया कि अगर एक सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी इतनी बाइंडिंग एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी से वो रिवॉल्व कर रहा होगा। अगर आप उसको उस ऑर्बिट से निकालना चाहते हैं तो आपको इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तब कहीं आप उसको उस ऑर्बिट से विड्रॉ कर पाएंगे। और अगर कोई सैटेलाइट एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आप जंप करा रहे हैं, इससे मान लीजिए किसी और ऑर्बिट में जंप करा रहे हैं, तो कैसे इसकी रिक्वायर्ड एनर्जी को निकालते हैं, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी उसको डेल्टा E मान लेते हैं। डेल्टा E जो उसकी फाइनल एनर्जी होती है EF, और जो इसकी इनिशियल एनर्जी होती है EI, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट अ सैटेलाइट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अनदर ऑर्बिट। तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, मास तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ रेडियस चेंज होगी। तो उसकी वैल्यू रख कर आप जो है सैटेलाइट का शिफ्टिंग के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है वो निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हर एक सैटेलाइट एक पर्टिकुलर एनर्जी से बाइंड है किसी ऑर्बिट में और एक पर्टिकुलर एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जितने भी सैटेलाइट हैं, जितने भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, सबकी एनर्जी एक जैसी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अब ये ऐसा नहीं है कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी हर एक ऑर्बिट में बराबर होती, ऐसा नहीं है। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में एनर्जी उसकी अलग अलग होती। ऐसे ही यहाँ सोलर सिस्टम में है कि जितने भी सैटेलाइट किसी हैवी बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, उन सब की बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग है, उन सब की वेलोसिटी अलग है, उन सब की काइनेटिक एनर्जी अलग है। ये सब डिपेंड करेगा कि वो जिस स्पेस बॉडीज़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उसके सेंटर से एग्जैक्टली डिस्टेंस क्या है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप कंप्लीट कर लें, रिवाइज करें। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा और जहाँ पर भी डाउट है उसको आप पूछेंगे। थैंक यू सो मच।